नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर है मैकेनिक्स, काइनेमैटिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, इस पर बेस्ड हम आपको डेली जो है वो 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 11। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 10, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और टाइमिंग जो है इस वीडियो को देखने की वो है डेली दोपहर 3 बजे। तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और ये जो प्रश्न है वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न सभी में लगभग पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो प्रश्न मैंने पूछा था कि लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? मोम, लकड़ी, लोहा या सभी साथ साथ पहुंचेंगे? मैंने ये प्रश्न जब पूछा था तब भी बताया था कि जैसा आपको प्रश्न दिख रहा है वैसा आप समझिएगा नहीं। आप सोच रहे होंगे लोहा भारी होता है, मोम हल्का होता है, थोड़ा इस टाइप का आप कुछ सोच रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोम, लकड़ी, लोहा सभी साथ साथ पहुंचेंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब अपने इस वीडियो के प्रश्न, जिसने इसने ऑप्शन डी दिया था उसका उत्तर बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग है कितना है, ये आपको बताना है। आपको याद होगा तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने सारी चीजें आपको बताई थी, पलायन वेग क्या होता है। मैं एक हल्का सा डिफाइन यहाँ पर भी कर दूंगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं: 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 15.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर प्रति होगा, यानी कि इस प्रकार से स्लैश लगेगा। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। पलायन वेग की बात करें तो वह वेग जो कि किसी भी पिंड को, जो आपका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे बाहर ले जाने के लिए कह सकते हैं आवश्यक होता है, वो आपका पलायन वेग होता है। जैसे कि आप कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, किस कारण? क्योंकि ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यदि ऐसा हो कि जो आप चीज ऊपर फेंक रहे हैं इसका वेग इतना ज्यादा हो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको वापस से ना खींच पाए, यानी कि इसके बाहर निकल जाए, तो वही होता है आपका पलायन वेग। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि इस स्पीड से यदि आप कोई चीज फेंकें तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से जो है वो बाहर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। तो जो गेंद रुक जाती है या रुकने के लिए धीमी होती है, उसका रीजन यहाँ पर पूछा गया है। क्योंकि वेग जो है वो गेंद पर लगाए बल के समानुपाती है। बल्लेबाज ने जो गेंद है उसको पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। तीसरा कह रहा है कि गेंद पर गति की दिशा से विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। और चौथा कह रहा है कि गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। कुल मिला के आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक घर्षण बल का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। स्पष्ट तौर पर आप ये भी कह सकते हैं, घर्षण बल मैंने आपको बताया था कि जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है वो आपका घर्षण बल होता है। और जो घर्षण बल है उसका मान जो दोनों तल होते हैं उनके बीच अभिलंब बल पर डिपेंड जो है वो करता है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि गेंद पर गति की विपरीत या गति की दिशा से विपरीत एक बल जो है वो कार्य कर रहा है। इसी कारण गेंद जो है आपकी रुकने के लिए धीमी होती है। तो यही आपका बिल्कुल रीजन जो है वो होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा, कि किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। रैखिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोणीय वेग या कोणीय संवेग। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है वो इनमें से कौन सी होगी। इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे उनको अवश्य देख लीजिएगा। ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी
इससे पहले के पार्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने कराए हैं, नहीं देखा है तो उनको अवश्य देख लीजिएगा। बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो पहला वाला आपका रैखिक ऊर्जा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है। आपको याद होगा तो इस प्रकार का एक प्रश्न मैंने आपको कराया था, परंतु वहां पर जो प्रश्न पूछा गया था वो अलग था। यहाँ पर प्रश्न अलग है। क्यों? यहाँ पर पूछा है पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का जो पथ है वो कैसा होगा, सीधी रेखा में होगा, परवलयाकार होगा या अति परवलय होगा या वृत्त का चाप होगा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। इससे पहले जो मैंने प्रश्न कराया था वो बताया था कि अगर कुछ गिराया जाता है तो वो यानी कि जैसे कि बम ही है, बम गिराया जाता है तो वहीं गिरेगा, आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा, इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको कराया था। इसी प्रकार के अब एनसीईआरटी बेस्ड आपका कहीं ना कहीं पैटर्न आगे आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सभी एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड को ज्यादा जो है वो प्राथमिकता दी जा रही है। बात करते हैं चलिए उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है तो पायलट द्वारा देखा गया जो पत्थर का पथ होगा वो एक सीधी रेखा में होगा। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यान जो कि चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है तो वह कम गति से गतिमान होगा। अब यहाँ पर गति के संबंध में थोड़ा सा ऑप्शन को बदल दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी की ओर गिरेगा। तीसरा कह रहा है कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, या चौथा कह रहा है अधिक गति से गतिमान होगा। प्रश्न को समझिए, यहां पर एक अंतरिक्ष यान को लेकर पूछा गया है जो कि चक्कर लगा रहा है, उससे एक सेब छोड़ा जाता है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान जो है ये होगा। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 देखते हैं कि जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है या अपरिवर्तित रहती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको कि जब एक चलायमान वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। बात करते हैं उत्तर की, तो पहला वाला ऑप्शन 4 गुना बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार का एक प्रश्न मैंने कराया था, परंतु प्रश्न वहां पर दूसरे तरीके से पूछा गया था। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है और यह वैसे वैसे घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। दूसरा कह रहा है कि वैसे वैसे बढ़ता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि वैसे वैसे बढ़ता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, या चौथा कह रहा है कि वैसे वैसे ना बढ़ता है ना घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। तो भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है और उसके संबंध में यहाँ पर ये पूछा गया है। बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहे हो, इतने अच्छे अच्छे मैं प्रश्न आपको करा रहा हूं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। देखते हैं चलिए अब उत्तर कौन सा सही होगा। तो पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है और वैसे वैसे घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं या नीचे जाते हैं। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां, किसी एलिवेटर में रखा हुआ बैरोमीटर 760 मिलीमीटर का दाब दर्शाता है। आगे प्रश्न कह रहा है कि जब एलिवेटर विराम अवस्था में है तब एलिवेटर बढ़ती हुई चाल से ऊपर की तरफ जो है वो चलेगा, तब बैरोमीटर का जो दाब है वो क्या दर्शाएगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको कि 760 mm जो है आपका ग्रेटर देन 760 mm या लोअर देन 760 mm या शून्य, इस प्रकार से अलग अलग 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है कौन सा सही होगा। एलिवेटर क्या होता है? एलिवेटर आपकी लिफ्ट होती है, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा। एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यानी इस प्रकार से आपका चिन्ह और 760 mm ये आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न 9 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, आपको बताना है। पहला कह रहा है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता जाता है यदि पृथ्वी को एक समान घनत्व का एक गोला मान लिया जाए तो। दूसरा कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता जाता है। तीसरा कह रहा है कि अक्षांश के बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता जाता है। और चौथा कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता। तो आपका डी वाला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, निर्भर करता है। तीन ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही होगा। तो अभी मैंने एक प्रश्न में इससे पहले आपको बताया भी था, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता जाता है। बस यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। कोणीय संवेग संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण। अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो आप कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, रैखिक संवेग संरक्षण बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक से भी आप जोड़ सकते हैं कि रॉकेट जैसे कि आपका चलता है इस प्रकार से, तो एक रेखा में चलता है। तो रैखिक में देखिए रेखा वर्ड आ रहा है, तो उस प्रकार से आप थोड़ा सा उसे जोड़कर याद रख सकते हैं। क्योंकि कोणीय में और रैखिक में आपको कंफ्यूज हो सकता है, तो कोई एंगल बनाकर नहीं, आप कह सकते हैं एक रैखिक रूप में चलता है। थोड़ा सा उससे जोड़कर याद रखिएगा। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो जो पत्थर है वो कहाँ जाएगा। आप देखते हैं आप क्या करते हैं, जैसे कि ये धागा हो गया, एक तरफ आपने पत्थर बांध दिया और इधर जो दूसरा वाला सिरा है उसको आपने पकड़कर आप जैसे खड़े हैं तो ऊपर की ओर आप इस प्रकार से गोल 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 घुमाते हैं। अब यही लिखा है कि उसमें जो पत्थर बंधा हुआ है वो अचानक से यदि टूट जाता है तो पत्थर सेंटर की ओर, केंद्र की ओर आएगा जहां पर आप हैं, केंद्र से दूर जाएगा या एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा या रुक जाएगा। तो टोटली आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड है, आपने चीज देखी होगी, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आप कह सकते हैं एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा। आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपार्ध प्रणाली नहीं है, आपको बताना है। त्रिशूल, आकाश तंत्र या अर्ध। इस प्रकार से चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन सी तंत्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपार्ध प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, नियत अनुपात, गुणित अनुपात या संवेग संरक्षण। बताना है कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी डी में से। बात करते हैं उत्तर की। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। तो कुछ नहीं में से कुछ का जो सर्जन है वो इसी नियम के विरुद्ध है। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि बर्फ शुद्ध जल से हल्की है और सतह पर तैरती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिघटना की सही व्याख्या करता है। पहला कह रहा है कि बर्फ की एक अव्यवस्थित त्रिविमीय संरचना है। दूसरा कह रहा है कि बर्फ की जो संरचना है वो जल की संरचना के समान है। तीसरा कह रहा है कि बर्फ में हाइड्रोजन आबंध अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप की संरचना देता है। और चौथा कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन आबंधन नहीं है। बताना है आपको इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि बर्फ में हाइड्रोजन आबंध अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप की संरचना जो है वो देता है। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में आमतौर पर धात्विक रस्सियां होती हैं
जो कि गति के समय भूमि को स्पर्श करती हैं। ऐसा किस लिए होता है ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कि घर्षण से उत्पन्न आवेश के चालन के लिए। दूसरा कह रहा है कि वाहन की चाल नियंत्रित करने के लिए। तीसरा कह रहा है कि ज्वलनशील पदार्थ द्वारा उत्पन्न धारा के चालन के लिए। और चौथा कह रहा है तड़ित के लिए भू संपर्कन प्रदान करने हेतु। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि घर्षण से उत्पन्न आवेश के चालन के लिए ऐसा जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 16। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला जो दाब है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है 1 एटमॉस्फेयर, दूसरा कह रहा है 1 पास्कल, तीसरा कह रहा है 1 बार और चौथा कह रहा है 1 प्वाज। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D में से बात करते हैं उत्तर की, तो पहला वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 1 एटमॉस्फेयर जो है ये कहलाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब। अगला प्रश्न 17 कह रहा है कि किसी पिंड को धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसे तब तक एक मेज पर गिराया जाता है इसे तब एक मेज पर गिराया जाता है जो भूमि तल से 1 मीटर ऊंची है। आगे कह रहा है कि इस प्रसंग में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही होगा, यह आपको बताना है। पहला कह रहा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के लिए इसके प्रारंभिक मान की 1/3 कम हो जाती है। दूसरा कह रहा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के इसके प्रारंभिक मान की 2/3 कम हो जाती है। तीसरा कह रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा 2/3 बढ़ जाती है जबकि स्थितिज ऊर्जा 1/3 बढ़ जाती है। और चौथा कह रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा 1/3 बढ़ जाती है जबकि स्थितिज ऊर्जा 1/3 घट जाती है। तो इन चारों में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के इसके प्रारंभिक मान की 2/3 कम हो जाती है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान त्रिज्या के वृत्तीय मार्गों पर समान चाल से परिसंचार कर रहे हैं। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 2000 गुना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा एक घटित होगा, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कि प्रोटॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक होगा। दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रोटॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक होगा, तो बी तो आपका ऑप्शन गलत है। तीसरा कह रहा है कि किसी आवेशित कण के लिए कोई अभिकेंद्री बल आवश्यक ही नहीं है, ये तो ये भी बिल्कुल गलत है। चौथा कह रहा है कि दोनों कणों पर समान अभिकेंद्री बल कार्यरत होंगे क्योंकि वे एक समान वृत्तीय मार्ग पर घूर्णन कर रहे हैं, तो ये भी आपका गलत है। पहले ही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रोटॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक होगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने आपको कराए, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं 19 आपका, कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। परिणामी शक्ति के बराबर होती है, परिणामी ऊर्जा के बराबर होती है, परिणामी बल के बराबर होती है, या परिणामी आवेग के बराबर होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही होगा, यानी कि परिणामी बल के बराबर जो है वो होती है। तो याद रखिएगा, परिणामी बल के बराबर होती है। चलिए देख लेते हैं हम अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि जैसे ही एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झटका खाते हैं।
इसका जो स्पष्टीकरण है वो किस रूप में दिया जाता है। मैंने ये प्रश्न आपको इस टाइप का कराया था, जिसने सही से समझा होगा, याद होगा, वो बिल्कुल गलत नहीं करेगा। 4 ऑप्शन भी हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, बी ऑप्शन है शून्य कोटि गुरुत्व नियम, सी ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय नियम और डी ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम। इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आंसर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।